हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। जिस तरीक़ा से हम लोग किसी कार्य को करने के लिए अपने इंसानी दिमाग का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिकों के एक समूह ने ऐसा दावा किया है कि पृथ्वी के पास खुद का भी ऐसा ही दिमाग होता है, जिस दिमाग का प्रयोग करके पृथ्वी अपने ऊपर संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। तो आइए इस बात को हम लोग पूरे डिटेल्स में समझते हैं कि क्या मामला है, आखिर पृथ्वी के पास दिमाग होता है या नहीं होता है, ये सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कुछ तर्क भी शामिल है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या पृथ्वी के पास दिमाग होता है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने, सबसे पहले बता दें मैं आपको कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर। उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है एक एडम फ्रैंक, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ऐसा दावा किया है कि जिस तरीक़ा से इंसान के पास दिमाग होता है और इस दिमाग का प्रयोग करके ही हम लोग किसी कार्य को करते हैं, ठीक वैसा ही दिमाग पृथ्वी के पास भी है, जिसका प्रयोग करके वो क्या करते हैं, अपने ऊपर संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। इसके सबूत के तौर पे हम लोग कैसे मान लें कि ये बात कहाँ तक सही है, तो सबूत के तौर पे उन्होंने बताया है कि पृथ्वी के यानी ज़मीन के नीचे में बहुत सारे फंगस, जिसको हम लोग पानी में अक्सर देखते हैं, वो बहुत सारा मात्रा में फंगस है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जिस तरीक़ा से हम लोगों के दिमाग में न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं, जिसकी मदद से सूचना का आदान प्रदान होता है, दिमाग के किसी भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सूचना जाता है, ठीक पृथ्वी भी वो जो फंगस का एक नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क के माध्यम से ही अपने सूचना का आदान प्रदान करता है। इतना ही नहीं, ये जो बात है, जैसे हम लोग किसी भी साइंस में कोई आदमी अपने मन से कुछ भी बोल दे तो उसको हम लोग कैसे मान लें, तो साइंस में कुछ अखबार होते हैं, कुछ पेपर होते हैं, जिसमें कोई रिसर्च अगर प्रकाशित हो गया तो उस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। जैसे हम लोग न्यूटन का नियम पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है न्यूटन ने सबसे पहले अपना नियम बोल दिया किसी को और हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले कोई भी नया रिसर्च होता है तो उसके पे रिसर्च करने के बाद उसको वेरीफाई किया जाता है। अगर वह नियम सही होता है, सही साबित होता है, तो उसको कुछ अखबार होते हैं जिस पे प्रकाशित किया जाता है। उन्हीं में से एक है, एक पेपर का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी। उसमें प्रकाशित किया गया है कि पृथ्वी के पास खुद का दिमाग होता है और इस दिमाग का प्रयोग करके ही वो अपने ऊपर संतुलन बनाए रखती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करें तो संतुलन बनाने का यहाँ पे मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के किसी एक हिस्से में कुछ गड़बड़ी होता है तो उसका भरपाई करने के लिए पृथ्वी यानी जो धरती होता है वो दूसरे हिस्सा में कुछ परिघटना या कुछ घटना घटित कर देता है। उदाहरण के तौर पे अक्सर आप लोग जानते हैं, जब पृथ्वी का कोई एक हिस्सा बाढ़ से पीड़ित होता है या बाढ़ से ग्रसित होता है, तो वहीं दूसरे हिस्से में हम लोग सुनते हैं कि वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। किसी एक हिस्से में गर्मी से लोग बेहाल होते हैं, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहीं किसी दूसरे हिस्सा में हम लोग अक्सर सुन रहे होते हैं कि वहाँ पे ठंडा बहुत अधिक बढ़ गई है। इस तरीक़ा से इस बात का प्रूफ मिलता है कि पृथ्वी के पास वाकई में कोई ना कोई दिमाग होता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के इस समूह ने पृथ्वी पे पूरे जो जीवन है उसको 4 भाग में पृथ्वी के जीवन को डिवाइड किया गया है। उस 4 में से पहला का जो नाम रखा गया है अपरिपक्व जीवमंडल, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय क्या था, पृथ्वी पे इतने सारे जीव जंतु या इतने सारे पेड़ पौधे बड़े बड़े नहीं होते थे। उस समय छोटे छोटे जीव ही जीवित थे, जीवन तो था लेकिन इतने बड़े स्तर पर जीवमंडल नहीं थे। छोटे छोटे से फंगस टाइप के ही जीव उपस्थित थे और उस स्थिति में जो उस जीव के द्वारा जो भी अपने जीवन यापन के लिए प्रक्रिया किया जाता था, उसका वातावरण पे या जीव बोले तो वायुमंडल पे कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता था। और ये जो एज इसको काउंट किया गया आपका 250 करोड़ साल पहले के एज को माना गया कि अपरिपक्व जीवमंडल था, यानी वहाँ पे जो जीव था उसके द्वारा वायुमंडल पे कोई उसका इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके बाद आया परिपक्व जीवमंडल, जिसमें पेड़ पौधे बड़े बड़े जीव जंतु, इतने सारे प्रकार का जीव जंतु का निर्माण हुआ, जीव जंतु मतलब उत्पन्न हुए, जो अपने जीवन यापन के लिए जो भी प्रक्रिया करते हैं उसका अब वातावरण पे इफेक्ट पड़ने लगा है। जैसे कि हम लोग बात करें पेड़ पौधा का, तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसका प्रभाव हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल पे भी पड़ता है। जैसे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो उपस्थित रहते हैं उसको क्या करता है, पेड़ पौधा अपने अंदर अवशोषित करता है, उसको ऑब्जर्व करता है और उसके बदले ऑक्सीजन वो उत्सर्जित करते हैं, जिस ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग अपने सांस लेने में करते हैं, यानी उसका वातावरण में वायुमंडल पर डायरेक्ट प्रभाव हो गया। इसी तरीक़ा से तीसरा जो स्टेज है अपरिपक्व तकनीकी मंडल,
जिस एज में हम लोग अभी जी रहे हैं। मतलब तकनीकी जैसे अभी कंप्यूटर विकसित हो गया है, बहुत सारे तकनीक के क्षेत्र में बहुत सारे रसायन का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे हथियार हम लोग तकनीकी रूप से विकसित कर रहे हैं। लेकिन ये जितने सारे तकनीकी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग पृथ्वी को हानि पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं। ये जितने सारे तकनीक का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसमें किसी भी तकनीक से पृथ्वी को कोई फायदा या कोई लाभ नहीं पहुंच रही है। और इस एज को ही माना गया है कि अपरिपक्व तकनीकी मंडल है। जैसे कि पहले अपरिपक्व जीव मंडल था, जिसमें जीव का वातावरण पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता था। उसके बाद परिपक्व जीव मंडल आया। ठीक उसी तरीके से अभी का एज अपरिपक्व तकनीकी मंडल माना गया है। और इसके अगला स्टेज के बारे में कल्पना किया जा रहा है, हालांकि वो कब आएगा और किस तरीक़ा से आएगा उसके बारे में अभी तक हम लोगों के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि इन फ्यूचर बहुत लंबे समय बाद में भविष्य में एक ऐसा भी समय आएगा जब जितने सारे तकनीकी के क्षेत्र में हम लोग विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो सभी वातावरण से, वायुमंडल से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक उसी तरीका जैसे हम लोग रेलवे सिस्टम का बात करें तो हम लोग किसी एक स्टेशन पे रेलवे में टिकट रिजर्व करते हैं, तो दूसरे स्टेशन पे वो नेटवर्किंग के थ्रू उसको खुद मालूम चल जाता है कि इतना नंबर जो सीट है वो ऑलरेडी रिजर्वेशन में काउंट हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में जब परिपक्व तकनीकी मंडल आएगा तो ठीक वैसा ही होगा। यानी वायुमंडल और तकनीकी क्षेत्र में जो भी सिस्टम रहेंगे वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। यानी कहीं भी तकनीकी क्षेत्र में कुछ ऐसा काम होगा जिससे वायुमंडल पे इफेक्ट पड़ने वाला होगा, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव तकनीकी सिस्टम पे भी पड़ेगा। इसके प्रूफ के तौर पे वैज्ञानिकों ने एक दो एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे हम लोग अभी ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए सौर ऊर्जा पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इस बात को आप लोग इस बात से लिंक करके समझ सकते हैं कि जैसे ही वातावरण को, वायुमंडल को कोई हानि पहुंचेगा और जो सूर्य से आने वाली उष्मा है या सूर्य की जो रोशनी है, जिसके कारण से हम लोग सौर ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, या बोले तो धुआं वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो पृथ्वी वायुमंडल यानी पृथ्वी से कुछ ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, एक हवा का परत बन जाएगा, धुआं का परत बन जाएगा, जो सूर्य से आने वाले उष्मा को पृथ्वी पर नहीं आने देगी और फिर उस ऊर्जा का हम लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और उस ऊर्जा का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर हमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि धुआं का कम से कम निर्माण करें, जिससे सूर्य का जो रोशनी है पृथ्वी तक प्रॉपर आए और सौर ऊर्जा का प्रयोग हम लोग बाकी कार्यों को करने में करें। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को जो ऊर्जा मिल है और सूर्य से जो आने वाले ऊष्मा में हम लोग जो बाधा उत्पन्न करने के लिए धुआं उत्पन्न करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हो गया। और इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे आश्रित हो गया। वैज्ञानिकों के समूह ने यहाँ पे दो चीज़ को ही फोकस करके बताया है कि जैसे हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन, यूएन, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, बहुत सभी देशों का समूह के द्वारा एक संगठन बनाया गया है। उस संगठन के द्वारा अभी तक 2-3 ही कार्य ऐसा किया गया है जो कि वातावरण के लिए या बोले तो धरती के लिए लाभकारी है। जैसे कुछ रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित किया गया है कि वैसे हथियार को नहीं बनाना है जो कि पृथ्वी पे बाद में जाके आदमी के कंट्रोल से बाहर हो जाए या पृथ्वी को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचाती हो। साथ ही साथ यहाँ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का जो बात किया गया, इन दोनों बातों को काउंट किया गया है कि ये पृथ्वी के भलाई के लिए है और फ्यूचर में जब परिपक्व तकनीकी मंडल का निर्माण होगा तो ये दोनों उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और इस आधार पर हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि ऐसा माना जा रहा है जो पृथ्वी के पास खुद का दिमाग होता है। इस बात को इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आया होगा क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो में जो भी बात बताया गया है उससे संबंधित अगर कोई दिक्कत या परेशानी आपको होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, उसका समाधान या बोले तो उसका जो भी रिप्लाई पॉसिबल होगा वो आपको किया जाएगा। थैंक यू।